धारा 25 संविदा अधिनियम, बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। धारा 25 में ये व्यवस्था दी गई है, बिना प्रतिफल के कोई संविदा की जाती है तो संविदा शून्य मानी जाती है। परंतु इसके अपवाद है, जैसे बिना प्रतिफल के भी संविदा शून्य नहीं होगी यदि जो संविदा करने वाले पक्षकार हैं उसमें निकट का संबंध हो, पक्षकारों में कोई निकट का संबंध हो और बिना प्रतिफल के ही संविदा करी हो। जैसे मान लीजिए खा जो है का जो है चाचा है, खा भतीजा है, और का की बहुत अपने चाचा का की बहुत सेवा करता है, तो उसने उसके स्नेह में अपना जो है एक मकान उसको लिख दिया, क्योंकि यहाँ तो संविदा धन तो दिया नहीं गया, लेकिन स्नेह है उसके साथ, निकट संबंध है, वो उसका सगा भतीजा है। तो यदि इसको ये संविदा कोई करता है या लिख देता है जमीन, तो वहाँ भी जो है संविदा शून्य नहीं होगी, संविदा पूर्ण होगी। और स्वेच्छा से किए गए सेवा के प्रतिकर के बारे में, जैसे एक मकान मालिक है, का मकान मालिक खा जो है उसके यहाँ किराएदार है, लेकिन का जो है बूढ़ा हो गया और खा ने उसकी बहुत सेवा किया। जो किराएदार किराया तो देता ही था उसको, लेकिन उसकी जिंदगी भर बहुत सेवा किया। उसने वो सेवा के बदले उसको जो है वह मकान उसको लिख देता है। तो यहाँ तो बिना प्रतिफल के हुआ, लेकिन उसने सेवा किया, जो उतने दिन उसकी सेवा किया वो प्रतिकर हो गया। तो उस प्रतिकर के बदले में यदि संविदा की जाती है, उसको जमीन को लिख देता है, तो यहाँ भी जो है बिना प्रतिफल के हुआ, लेकिन संविदा शून्य नहीं है। तीसरा है परिसीमा के बीत जाने पे, अवधि के बीत जाने पे भी संविदा जो है शून्य नहीं होती। और इसमें प्रतिफल जो है, कोई संविदा होती है तो प्रतिफल भी पर्याप्त होना चाहिए, अपर्याप्त प्रतिफल नहीं होना चाहिए। जैसे का जो है अपना घोड़ा खा को, अपना 1000 रुपए का घोड़ा, उसका दाम 1000 रुपए है, का खा को 100 रुपए बेच देने का संविदा करता है उससे। खा जो है लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्या कहता है जो है इसका दाम ज्यादा कम लगाया था, लेकिन तुम नहीं देंगे, हम 1000 से कम में नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि उसकी जो है सम्मत स्वतंत्र थी और उसमें उसने संविदा किया था कि 100 रुपए में देंगे, तो इसलिए वो का बेचने के लिए अपना घोड़ा 100 रुपए में खा, यहाँ संविदा हुई। लेकिन यही मान लीजिए स्वतंत्र सम्मति न होती, उसको भयपूर्वक दिखा के सम्मत उसकी लिया गया होता कि सुनो, और तुम्हारा घोड़ा जो है 1000 रुपए का है, तो हमको 500 रुपए में 100 रुपए में दो, जबरदस्ती वो धमका के यदि लेता है, तो यहाँ स्वतंत्र सम्मत नहीं हुई, तो यहाँ संविदा शून्य होगी, संविदा नहीं होगी। लेकिन सम्मत ये स्वतंत्र है, तो वो जो है संविदा होगी। तो लेकिन जब यह प्रश्न उठे कि सम्मति स्वतंत्र थी अथवा नहीं, तो इसके बारे में न्यायालय इस पर विचार करता है कि संविदा स्वतंत्र सम्मति जो है, जो संविदा हुई है वो सम्मति जी जो सी थी स्वतंत्र थी या स्वतंत्र नहीं थी। इसके बारे में न्यायालय फिर पर्याप्त और अपर्याप्त प्रतिफल के बारे में विचार करता है। यदि सम्मतकार ने खा के ऊपर आरोप लगाया कि जो है इन्होंने खाने का को डरा धमका के अपनी 10 लाख की जमीन 10,000 में बेचने के लिए बाध्य किया, तो हमने सम्मत दे दिया, खाने जमीन लिखा लिया। फिर ने उसका कंसेशन ऑफ डीड सूट दाखिल किया, ये कैंसिल के दे स्वतंत्र सम्मति नहीं थी हमारी।
तो अब न्यायालय इस पर विचार करेगा जो प्रतिफल था वो कितना था। वो जैसे 10 लाख की संपत्ति थी, 10,000 में लिखाई गई, तो इसका मतलब प्रतिफल पर्याप्त नहीं, और वो अपने भय या सम्मति जो सम्मति दिया है उसके स्वतंत्र सम्मत नहीं थी, इस पर न्यायालय विचार करेगा। तो इसमें प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए, बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। नेक्स्ट, अब अवैध करार एवं शून्य करार। एक होता है अवैध करार, एक होता है शून्य करार। अवैध करार यानी अनलॉफुल एग्रीमेंट। ये अवैध करार संविदा की धारा 23 में दिया गया। अवैध करार वो है जिसका प्रतिफल एवं उद्देश्य बुद्धिपूर्ण नहीं है, वह अवैध करार है। जैसे विधि द्वारा निषिद्ध करार, ऐसी संविदा कोई करता है, ऐसा कोई करार करता है जो विधि ने उसको निषिद्ध घोषित किया है, और उसका कोई करार दो व्यक्ति करते हैं, कोई संविदा करते हैं, तो चूंकि विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वो विधि द्वारा निषिद्ध है, इसलिए वो अवैध करार। नेक्स्ट जो है वह करार जो विधि के उपबंधों को विफल कर दे, जो विधि विरुद्ध हो। ऐसा कोई करार करता है आदमी का और खा अपने बीच ऐसा कोई करार करते हैं, कोई ऐसी संविदा करते हैं जो जिससे विधि मतलब विरोधाभास, विधि का विरोधाभास है। विधि जो है रोकती है, विधि का किसी विधि के उद्देश्य को विफल करने के लिए, न्याय के उद्देश्य को विफल करने के लिए कोई ऐसा दोनों करार किया जाता है। जैसे मान लीजिए का जो है न्यायाधीश है, खा जो है वादी है, और वादी जो है कहता है कि जो गा चोर है, जो गा अपराधी है, जो वादी है वह न्यायालय से, न्यायाधीश से मिलकर कहता है कि आप जो गा है, जो अपराधी है, उसको यदि सजा आप दे दो 5 साल की, तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ये संविदा करता है। और का मजिस्ट्रेट उसको सजा सुना देता है, परंतु मजिस्ट्रेट को वादी पैसा नहीं देता है। अब उसका प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इलीगल है करार। तो ये जो है इलीगल जो करार है, ये जो है विधि द्वारा चूंकि प्रवर्तनीय न होने के कारण विधि के उद्देश्यों को, न्याय के उद्देश्यों को विफल कर रही है, तो इसलिए जो है यह करार अवैध है। ऐसा कोई करार है तो अवैध। कपटपूर्ण करार, किसी व्यक्ति के से कपट पूर्वक किया जाता है, मन में कुछ और है। जैसे का और खा करार करते हैं कि का जो है का एक कंपाउंड है जिसकी एरिया 10,000 फीट वर्ग फीट है, और खा जो है का से संविदा करता है कि उसमें से हमको जो है 2,000 वर्ग फीट जमीन दे दीजिए, और एक साल लीज के लिए, 1 साल पट्टे पे, और का राजी हो जाता है, 1 साल पट्टे देने के लिए राजी, और उसका जो प्रतिफल है प्रतिफल भी चुका देता है कि साल भर के लिए भाई 1 लाख रुपए साल भर के लिए हम देंगे। लेकिन जब एग्रीमेंट होता है तो खा जो है का जो 10,000 वर्ग फीट सारा उसका कंपाउंड है, तो 2,000 के बजाय सारा लिखा लेता है उसमें जमीन, 10,000 वर्ग फीट पूरा लिखा लेता है। अच्छा, खा जो जानता है खा कि उसने 2,000 वर्ग फीट लिखा है, लीज दिया, पट्टे दिया है, तो यहाँ का ने खा के साथ कपट पूर्वक कार्य किया, इसलिए वो अवैध है, वो संविदा नहीं हुई, अवैध। और ऐसी कोई संविदा जो किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, किसी जैसे खा कोई संविदा कैसे करता है और किसी संपत्ति को नुकसान करने के लिए, गाय की संपत्ति को नुकसान करने के लिए, तो ये भी प्रवर्तनीय है, ये भी अवैध है। अनैतिक तथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध करार, कोई ऐसा कार्य है अनैतिक है, समाज के लिए अनैतिक है,
और सार्वजनिक और आम पब्लिक के लिए विरुद्ध है, आम पब्लिक को चोट पहुंचाती हो, आम पब्लिक के खिलाफ के लिए है, तो ऐसा कोई करार दो पक्षों में किया जाता है तो भी अवैध करार। अब हम आते हैं नेक्स्ट शून्य करार पे, यानी व्हाइट एग्रीमेंट। तो शून्य करार है, शून्य करार उसको हम कहते हैं जो प्रारंभ से ही शून्य है, जो विधि के उद्देश्यों को जिसका पालन विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जिस संविदा को विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करा जाता, यानी उसको पालन नहीं करा जाता विधि द्वारा, तो ऐसी संविदा शून्य है, प्रारंभ से। जैसे एकल प्रतिफल या उद्देश्य के भाग किसी भाग के अवैध हो जाने पर, ये सेक्शन 24 धारा में है। सेक्शन 25 में है प्रतिफल के बिना, प्रतिफल के बिना कोई संविदा होती है, कोई करार होता है तो शून्य। जैसे का अपनी जमीन खा को लिखता है और एक भी पैसा नहीं लेता, आपका ने खा को अपनी जमीन लिख दिया, तो यहाँ चूंकि प्रतिफल नहीं दिया गया इसलिए वो शून्य है। विवाह के अवरोध के लिए करार, जैसे का और खा का एग्रीमेंट हुआ, का ने खा से एग्रीमेंट किया कि गा का विवाह जो होने वाला है सा से उसको रोकना है, और इसको रुकवा दोगे तो तुमको हम 10 लाख रुपए देंगे। का जो है अवरोध डाल के गा का विवाह रुकवा देता है। अब खा जो है का से पैसा मांगता है, भाई जो एग्रीमेंट हुआ वो पैसा दो, तो देने से इनकार कर देता है, तो ये भी जो है शून्य है, इसका विधि द्वारा पालन नहीं करा जा सकता। और व्यापार के अवरोध के लिए करार, कोई व्यापार करता है और उसका व्यापार बढ़ने न पाए आगे, का और खा एग्रीमेंट करते हैं और का खा से कहता है कि गा का व्यापार जो कर रहा है, जो आगे उसको बढ़ा रहा है, उसको आप रुकवा दीजिए, हम आपको 10,000 रुपए देंगे। खा जो है गा का व्यापार रुकवा देता है, नहीं करने देता है, और फिर ये पैसा मांगता है कि एग्रीमेंट जो हुआ है धनराशि एग्रीमेंट वाली हमको दो, यानी जो संविदा आपकी हुई, तो का देने से इनकार करता है, तो खा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये शून्य करार। विधिक कार्रवाइयों के अवरोध के लिए करार, कोई ऐसा करार है, कोई ऐसी संविदा है जो विधिक कार्रवाई कोई हो रही है उसको अवरोधित करता है, तो ये करार विधिक करार। अनिश्चित करार, अनिश्चित करार वो करार होते हैं जो अनिश्चित, जो जिसका वो निश्चित नहीं, जैसे का और खा एक संविदा करते, क्या कहता है कि कल जो है पानी बरसेगा, खा कहता है कि नहीं बरसेगा, क्या कहता भाई पानी बरस जाएगा कल, तब हम तुमको 10 लाख रुपया देंगे, पानी नहीं बरसता है, पानी नहीं बरसता है तो खा जो है उसका पालन विधि द्वारा नहीं करा सकता है क्योंकि ये अनिश्चित। और बाजी लगाने की अनुमति करार, कोई बाजी लगाते हैं, एक बाजी हमारी तुम्हारी हो जाए कि एक कार्य हो जाएगा तो तुम दोगे पैसा, नहीं होगा तो हम देंगे। का एक का खासे कहता है कि जो है आज सूर्य उदय होगा, क्योंकि बदली बहुत है, आज धूप हो जाएगा कड़ाके की, तो जो है हम तुमको पैसा देंगे 10,000। का खस कहता है और खा कहता कि नहीं होगा तो हम देंगे। और मान लीजिए धूप हो जाती है, बदली छड़ जाती है, धूप हो जाती है, तो खा जो है का से पैसा मांगता है तो क्या कहता पैसा नहीं देंगे, तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है बाजी लगाने की भी, क्योंकि इस प्रारंभ से ही शून्य है। ए सेक्शन 30 में है, सेक्शन 30 में। अब हम आते हैं संविदा के लिए सक्षम कौन है, कौन सक्षम नहीं, संविदा कौन कर सकता है। तो ए धारा 11 में संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में ये दिया गया है क्या संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। वो सभी व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हैं जो अवयस्क न हो, जो विकृत चित्त न हो, यानी पागल न हो, और जो विधि द्वारा कानून द्वारा जो अयोग्य घोषित न किए गए,
ये तीन छोड़ के सभी लोग, सभी व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है। अच्छा, अभ्यस्क जो है, अभ्यस्क संविदा नहीं कर सकता, जिसकी जो नाबालिग है, अभ्यस्क मतलब नाबालिग, वो संविदा नहीं कर सकता है। अब पागल जो व्यक्ति है उसे कोई संविदा हो जाए तो भी संविदा नहीं कर सकता, सक्षम नहीं। और जो भी द्वारा आयोग घोषित कर दिया गया है कि आयोग घोषित किया गया था कि संविदा नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकता। अब अभ्यस्क किसी साथ यदि संविदा कोई करता है तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो इस बारे में सबसे अच्छा केस है, सबसे अच्छा उदाहरण है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास बोस प्रिवी काउंसिल 1903। तो इसमें जो है ये ISPCS में मोस्टली आता है, इसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें प्रिवी काउंसिल ने बहुत ही अच्छा और तार्किक निर्णय दिया। तो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास बोस में प्रत्यार्थी जो था वो एक अभ्यस्क था, यानी जो विपक्षी था वह एक अभ्यस्क व्यक्ति था जिसका नाम था धर्मोदास बोस। उसने जो है एक बंध पत्र लिखा, यानी पुनोट लिखा, एक बंधक मार्टगेज लिखा, और एक ब्रह्मोदत्त सेठ था, ब्रह्मोदत्त सेठ से इसने जो है उसके कि मैं अभ्यस्क हूँ। धर्मदास बोस ने कहा कि धर्मदास बोस ने कहा कि मैं वयस्क हूँ, और वो ब्रह्मोदत्त से एक बंधपत्र लिखा और उससे जो है बंधपत्र पे 15,500 रुपये ऋण लिया। अच्छा, जब ये बंधपत्र लिखा जा रहा था तो उसी समय ब्रह्मोदत्त के एजेंट केदारनाथ को ये सूचना मिल गई थी कि धर्मोदास बोस जो प्रत्यार्थी है वो अभ्यस्क है, वो संविदा नहीं कर सकता, संविदा करने सक्षम नहीं है कानून के अनुसार। वो उसको मालूम हो गया था कि ये जो है अभ्यस्क। फिर भी उसने बंधपत्र लिखवाया और उसको पैसा दिया। तत्पश्चात धर्मोदास घोष ने अपनी मां के द्वारा, क्योंकि वो नाबालिग था तो मुकदमा कर नहीं सकता, अपने मां के द्वारा मुकदमा करवाया। कहा कि ये बंधपत्र जो लिखा गया है यह जो है निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि उसकी मां ने कहा कि बंधपत्र निरस्त किया क्योंकि हमारा बेटा तो अभी नाबालिग है, अवयस्क है, वो संविदा करने में सक्षम नहीं है। एक कैसे लिखवा लिया सेठ जी ने। तो अदालत ने कहा कि हाँ बात तो सही है, कानून के अनुसार लिखा नहीं सकते। तो उसने जो है निचली अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, ब्रह्मोदत्त को, सेठ जी का मुकदमा खारिज कर दिया और कहा कि अभ्यस्क था इसलिए आप नहीं लिखा सकते। तो उसने जो है ब्रह्मोदत्त ने हाई कोर्ट में अपील किया, कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, अभ्यस्क के साथ संविदा नहीं हो सकती। तो प्रिवी काउंसिल ने किया, उस समय अपने यहाँ जो ब्रिटानिया गवर्नमेंट में अंग्रेजों के समय में अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, तो हाई कोर्ट था। तो हर हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई अपील करना चाहे तो प्रिवी काउंसिल में कर सकता था। तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के, यानी जजमेंट, निर्णय के विरुद्ध जो है प्रिवी काउंसिल में अपील दाखिल की। तो प्रिवी काउंसिल के सामने मोहरी बीबी ने एक तर्क उठाया, क्योंकि बंधक विलेख जो है लिखते समय बंधक विलेख उसने बताया कि अभ्यस्क है, और जब अदालत जो है, जब न्यायालय जो है बंधक विलेख निरस्त कर रही थी तो उस समय जो पैसा विपक्षी ने जो पैसा लिया था, जो धन लिया था, उसको जो है वापस करने के लिए बाध्य करना चाहिए था विपक्षी को। क्योंकि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, यानी विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877
में ये व्यवस्था है कि उसके अंतर्गत, उसके अधीन जो है अदालत जो है, जब बंधक विलेख निरस्त करती है तो उसको ये शक्ति प्राप्त है कि दूसरे पक्ष को आदेश दे कि वो जो लिया गया धन जो है दूसरे पक्षों को वापस कर दे। ऐसा नहीं किया निचली अदालतों ने, इसलिए गलत किया। कम से कम ये तो कर देना चाहिए था। दूसरा तर्क उनका था मोहरी बीबी का, संविदा अधिनियम की धारा 64 और 65 के अनुसार यदि संविदा निरस्त की जाती तो दूसरे पक्ष को जो पैसा प्राप्त किया है, जो धन प्राप्त किया है, उसको, जिससे प्राप्त किया है उसको लौटाने के लिए बाध्य कर सकती है। नेक्स्ट जो है तीसरा तर्क उसने रखा, विबंधन, यहाँ स्टॉपल लागू होता। विबंधन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में स्टॉपल विबंधन। यहाँ विबंधन का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता कि यह बात ऐसी है और दूसरा व्यक्ति जो है वह सोचता है कि ऐसी बात है, उसको कार्य करने देता है। बाद में वह व्यक्ति नहीं कर सकता कि यह बात ऐसी नहीं थी। जैसे क ने अपने को कहा कि यह बात ऐसी है और ख ने उससे विश्वास किया और वो कार्य करने दिया आगे का कार्य। बाद में कहता है नहीं मैं ये तो नहीं था, अब उसको नहीं कहा, उसको रोक दिया जाएगा क को कि आपने एक बात कहा कि कार्य करने दिया। इसके स्टॉपल का सिद्धांत लागू होता है, विबंधन का सिद्धांत। इसीलिए इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि धर्मदास घोष ने जब धन ले जा रहा था और बंधक पत्र लिख रहा था, उसमें इसने बताया कि वह वयस्क है। अब कह रहा है कि अवयस्क है, उससे अदालत में मुकदमा दाखिल करवा दिया। तो विबंधन के अंदर को रोक देना चाहिए। अब ये नहीं कर सकता कि वो अवयस्क है, अब तो वयस्क ही माना जाएगा। तो नेक्स्ट उसका था चौथा और अंतिम तर्क, यदि आवेश के द्वारा कोई संविदा शून्य होती है, आवेश के द्वारा जो संविदा की गई है, संविदा शून्य नहीं होती है, शून्य करणी होती है। देखिए हमने बताया है कि शून्य और शून्य करणी दो चीजें हैं। शून्य करणी जो संविदा सक्षम पक्षकारों द्वारा होती है, लेकिन किसी कारणवश, किसी त्रुटिवश, किसी और दुरुपयोग से, किसी व्यवहार से वो शून्य करणी हो जाती है। और शून्य वह संविदा है जो प्रारंभ से ही शून्य है, जिसको करने के लिए संविदा पक्ष सक्षम ही नहीं थे, वो शून्य है, वाइट है। तो उसने कहा, लास्ट तर्क था मोहरी बीबी का, कि क्योंकि जब संविदा आवेश के साथ संविदा जो की जाती है वो शून्य करणी, इसलिए शून्य करणी संविदा जब होती है तो उसमें जो है दूसरा व्यक्ति, दूसरा पक्ष जो धन प्राप्त किया है तो वो वापस करने के लिए उस व्यक्ति को जिससे लिया है करने के लिए बाध्य। अब प्रिवी काउंसिल ने सब समझा और इस पे एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, आप देखें। पहला सिद्धांत, पहले बात उन्होंने कहा कि जो आवेश के साथ की गई संविदा शून्य करनी नहीं बल्कि शून्य होती है। इन्होंने कहा आवेश के साथ जो संविदा की जाती है वो प्रारंभ से ही शून्य है, शून्य करनी नहीं। नेक्स्ट एक पॉइंट कट गया उसका। दूसरा पॉइंट उनका जो तर्क था मोहरी बीबी का 64 और 65 संविदा की धारा। तो अब प्रिवी काउंसिल कह रहे कि संविदा अधिनियम 1872 की धारा 64 और धारा 65 के अनुसार जो संविदा की जाती है वो सक्षम पक्षकारों द्वारा की जाती है, जिसको करने के लिए सक्षम पक्षकार धारा 11 में जो सक्षम है उनके द्वारा जो संविदा की जाती है तो वो 64 और 65 के अनुसार गवर्न होती है। और ये चूंकि संविदा सक्षम पक्षकार नहीं था, ये तो प्रारंभ से ही आवेश का था, पहले से ही जो आवेश का था। पहला पॉइंट है सेक्शन 11 का पहला पॉइंट है नंबर 1, आवेश संविदा नहीं कर सकता। तो आवेश तो था ही। जब 64% के तहत संविदा उन व्यक्तियों की प्रति होती है जो संविदा करने के लिए सक्षम है, लेकिन धर्मदास घोष उस समय संविदा करने के लिए सक्षम नहीं था, आवेश का था, इसलिए संविदा शून्य, इसलिए लागू नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट कहा,
इस मामले में विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि दोनों पक्षकारों के मालूम था कि अभ्यस्क धर्मदास जानता था अभ्यस्क है, ब्रह्मोदत्त जो है उसका एजेंट जानता था, और एजेंट उसका केदारनाथ जो एजेंट है ब्रह्मोदत्त बताया भी। उस समय जब बंध पत्र लिखा जा रहा था कि धर्मदास घोष अभ्यस्क है, फिर भी बंध पत्र लिखा गया, ऋण बंध पत्र लिखा गया, तो विबंधन का सिद्धांत तो वहां लागू नहीं होता, क्योंकि जब वो जानकारी में ना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ दोनों पक्षों को जानकारी थी, इसलिए विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। 3 पॉइंट उसके कट गए। चौथा पॉइंट है विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम। मोरी बीबी कहती हैं संविदा अधिनियम 1872 में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1872 के अनुसार न्यायालय को इस शक्ति प्राप्त है कि अभ्यस्क के साथ जो संविदा शून्य है, मान लीजिए अभ्यस्क के साथ की गई संविदा शून्य है और उसने धर्म प्राप्त किया है, तो इसमें न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि दूसरे पक्षकार को जो उसका नुकसान हुआ है, जो धनराशि जो है दूसरे पक्षकार ने दिया है और जिस पक्षकार ने लिया है वो उसको वापस कर दे। क्योंकि अब इसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि देखिए ये सिद्धांत तो वहां लागू होता है जब क्लीन हैंड, कोई आदमी क्लीन हैंड आता है। यहां तो प्रारंभ से ही संविदा शून्य थी और धर्मोदास घोष को धर्मोदास घोष अभ्यस्क था, ब्रह्मोदत्त सेठ जी और उनका एजेंट केदार जानता था कि वो जो अभ्यस्क था, फिर भी बंधक पत्र लिखा गया। तो न्यायालय इस मामले में उचित नहीं समझता है कि दूसरे पक्षकार को बाध्य करे कोई पैसा लौटाने के लिए, धन लौटाने के लिए, तो इसमें वो लागू नहीं होता, इसमें नहीं लौटाने का। क्योंकि यदि उसको मालूम ना होता, केदारनाथ उसके एजेंट या उसको ब्रह्मोदत्त को मालूम ना होता कि धर्मोदास घोष अभ्यस्क है, तो ये जो है धनराशि लौटाई जा सकती थी। तब इस पे न्यायालय विचार करता है, लेकिन तो पहले मालूम था उनको, तो जानबूझ के किया, तो क्लीन हैंड नहीं हो। तो ये जो है इन आधारों को लेते हुए प्रिवी काउंसिल ने अपील खारिज कर दिया। ये लगभग पीसीएसजे में आता है, यद्यप सभी लोग जानते हैं लेकिन ये पीसीएसजे में लगभग आता है। इसी आधार पे ये मोरी बीबी बनाम धर्मदास घोष के बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है। एक खान गुल बनाम लाखन सिंह, लाहौर की पूर्ण पीठ ने 1914 में जजमेंट दिया है। अब बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, ये बिल्कुल प्रिवी काउंसिल के टाइप का है। इसमें प्रतिवादी जो था वो एक अभ्यस्क था, उसने अपनी जमीन 17,500 रुपए में अपनी जमीन बेच दिया। वादी ने जमीन खरीद लिया, वादी ने जब उसको कब्जा नहीं मिला, कब्जा के लिए उसने बात दायर किया, मुकदमा दायर किया। तो अब प्रतिवादी ने कहा कि नहीं, मुकदमा तो अभ्यस्क था उस समय, इसलिए अभ्यस्क के साथ कोई संविदा नहीं हो सकती। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का जजमेंट प्रिवी काउंसिल का दिखाया। तो इसमें निचली अदालत ने बात खारिज कर दिया। ऊपर गया तो हाई कोर्ट ने लाहौर की पूर्ण पीठ बैठी, फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट, और उसमें चीफ जस्टिस थे वहां माननीय सादीलाल। तो सादीलाल ने बहुत ही बढ़िया जजमेंट लिखा। उसने कहा कि देखिए, यदि संविदा आदमी किया और जमीन भी उसने लिखा, तो उसके पास जमीन भी रहे और धन भी लिया, धन भी रहे, तो दोनों को
वो मतलब ऐसा कोई न्याय नहीं है, कोई नियम नहीं है, मतलब ऐसा न्याय नहीं हो पाएगा। तो वो अपना जमीन भी ले रहा है, पैसा भी ले रहा है, तो हम इसमें जो है ठीक है जमीन ले पैसा लौटाने के लिए उसको बाध्य कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सटीक बढ़िया लिखा। और जमीन चूंकि अवैध प्रतिवादी, इसमें जमीन तो उसकी रही ठीक है जब बचने के लिए, लेकिन जो पैसा उसने जो धन लिया था आबादी से उसको वापस करने के लिए बाध्य किया। शादीलाल जजमेंट बहुत ही बढ़िया जजमेंट, आज तक ओवर रूल नहीं हुआ। इसी के बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया, अयोध्या प्रसाद बनाम चंदन लाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने भी जजमेंट दिया। AIR 1937 में पेज 610 पे है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें प्रतिवादी जो था अभ्यस्त था और उसने भी जमीन बेचा, और बाद में कहा कि वो अभ्यस्त के इसलिए संविदा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वो रद्द किया जाए, सेल डीड बैनामा रद्द किया जाए। निचली अदालत ने रद्द किया, हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद का हाईकोर्ट इस मामले में क्योंकि एक मोहरी बीबी का था और जो खानगुल बनाम लाखन सिंह वाला बात था इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पूर्ण पीठ ने कहा कि नहीं, हम शादीलाल वाले जजमेंट से सहमत नहीं है, और इसने कहा कि क्योंकि बंधक विलेख जो है जो लिखा था व्यक्ति वह अभ्यस्त था लिखते समय, इसलिए अभ्यस्त के साथ संविदा शून्य होती है और जो पैसा धन उसने प्राप्त किया है वो भी हम लौटाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। नहीं किया, खारिज कर दिया। इसी के जस्ट बाद भारत के विधि कमीशन ने इसमें प्रिवी काउंसिल का, खानगुल का, अयोध्या प्रसाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था फुल बेंच का, लाहौर बेंच का, सब कंसीडर करते हुए भारत के विधि कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ के जजमेंट को उचित मानते हुए एक संशोधन पारित किया। अब यह मतभेद जो है, पूरा मतभेद 1963 में सदैव के लिए मतभेद खत्म किया गया, कौन जजमेंट माना जाए, कौन ना माना जाए, कौन सही है, कौन गलत है। तो इसको बिल्कुल मतभेद खत्म कर दिया 1963 में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की धारा 33 यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 की धारा 33 में संशोधन करके 33 ब बना दिया है, और उसमें जोड़कर उसको स्पष्ट कर दिया कि जब कोई पक्षकार धन प्राप्त किया है और वह कहे वह संविदा के समय अभ्यस्त के साथ संविदा करने के लिए सक्षम नहीं था, तो वह पक्षकार जिसने जो कह रहा संविदा के लिए सक्षम नहीं था और उसने जो धन प्राप्त दूसरे पक्ष से किया है उसको वापस करने के लिए बाध्य। इस प्रकार खानगुल बनाम लाखन सिंह के बाद में माननीय चीफ जस्टिस शादीलाल के मत को सही मानकर यह अधिनियम संशोधित कर दिया गया। धन्यवाद। आज का सेशन इतने ही।